हेलो, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अभी अच्छा हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। आपके सामने हूँ तो अच्छा ही होगा ऑफ कोर्स। एंड वेलकम टू वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग क्लासेस। आज से पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ बायो का। एक वीडियो शूट हुआ था, मैं आपको बता दूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। कुछ इशू आ रहे थे, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था या प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उसी सब को देखते हुए वीडियो को रोक दिया गया था। तो आज जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो है आपका द लिविंग वर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 11th क्लास का। उसके पहले मैं थोड़ा सा बायो का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि एकदम से बेसिक से स्टार्ट करना है। जिसको बेसिक पढ़ना है वो पढ़ेगा, अदरवाइज वो वीडियो को स्किप कर देगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मतलब सेकंड वीडियो में हम टैक्सोनॉमी स्टार्ट करेंगे। आज हम द लिविंग वर्ड के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम 5 मिनट थोड़ा सा बायो की कॉन्सेप्ट देखेंगे, समरी देखेंगे क्या होता है बायो, कहाँ से आया वर्ड बायो। तो वंस अगेन वेलकम टू वन एकेडमी लर्निंग स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको थंबनेल दिख ही रहा होगा, बायोलॉजी लेक्चर 1 द लिविंग वर्ड। क्या है बच्चों? द लिविंग वर्ड। आज से आपको डेली 1 से 2 वीडियो मिलेगा, ये हमारा प्रॉमिस है क्योंकि 2 दिन तो नहीं मिल पाया, लेकिन आज से हमेशा आपको मिलेगा। चलो, तो द लिविंग वर्ड में सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? बायोलॉजी की। ठीक है, बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है मेरे लाल। एक तो होता है बायो और सेकेंड वर्ड होता है लॉगस। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्या? बायो, सेकेंड वन इज लॉगस। बायो मीन्स क्या होता है आपका? लाइफ। लॉगस मीन्स क्या होता है आपका? स्टडी करना। बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स क्या? स्टडी करना। इट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। सिंपल सी बात में कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। आप क्लास 6 या 5th से पढ़ते चले जा रहे हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। ना तो कोई इसमें हिट एंड ट्रायल रूल है, ना तो कोई इसमें रामबाण मार दिया मैंने आपको सिखा के। चलो, अब एक जो इतना मुझे बताने की जरूरत क्या थी एक्चुअली में, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है और आया है इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि ये जो बायोलॉजी है ये टर्म किसने दिया था? टर्म बायोलॉजी किसने दिया था? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? टर्म बायोलॉजी किसने दिया था? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको भी पता होगा। एक है आपका जूलॉजी और एक होते हैं क्या? बोटैनी या बॉटनी, जो भी आप बोल सकते हो। देखो, अगर जूलॉजी के हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। इसको हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। आपको नाम में थोड़ा सा बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो सर, मुझे हिंदी बोलना थोड़ा सा अच्छा लगता है, आपकी भी आदत पड़ जाएगी। वापस से द लिविंग वर्ड नाम ही है कि हमको कैसे पता चलेगा क्या चीज़ें लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है, क्या कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का, क्या कैरेक्टर नहीं है, वो चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ जो आया हुआ है, और हो सकता है आ जाए हिट एंड ट्रायल में या आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अदर देन नीट आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो बेसिक साइंस तो भी सब में चलता है ना भाई लोग, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली बात आती है हमारी कि टर्म बायोलॉजी किसने दिया। यही मेन क्वेश्चन है आपका, यही स्टार पॉइंट है, बाकी सब किसी काम के नहीं है। बाकी मैं पहले बता देता हूँ, जो मेन है वो हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। देखो, जूलॉजी के लिए तो आपके एक ही साइंटिस्ट हैं, एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ बोटैनी आपको पता होगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनका नाम है थियोफ्रेस्टस साहब। नाम थोड़ा सा टफ है, एक बार वापस से प्रोनाउंशिएट कर देता हूँ, थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बोटैनी थियोफ्रेस्टस। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फिर से वही एरिस्टोटल। पक्का? जो मेन बात है कि टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, इसको मैं ये साइड में लिखता हूं, थोड़ा हाईलाइटेड करके लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, बोलो,
टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क, नाम सुना होगा, एंड ट्रेविनेरस। बिल्कुल वही सही सोच रहे हैं, जो लेमार्क लॉन्ग जिराफ नेक पे एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने ही दिया था टर्म बायोलॉजी। और ये क्वेश्चन आपको हिट कर चुका है, एक बार आ चुका है, इसलिए मुझे बताना ये थोड़ा सा जरूरी था। बाकी ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं कोई बात नहीं। पहली बात तो अब ये नहीं बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है। हाँ, पूरे डिक्शनरी में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देखो कि बायो का मतलब लाइफ कहाँ होता है, लॉगस का मतलब स्टडी करना होता है। ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, तो बायोलॉजी पूरा ग्रीक वर्ड ही है। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में इतनी छोटी सी बातें हो गई। और हमारे चैप्टर का जो मेन हेडिंग है आज वो है आपका द लिविंग वर्ड। क्या मेरे लाल? द लिविंग वर्ड। अब पता चलना चाहिए कि द लिविंग वर्ड है क्या। नाम सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, द लिविंग वर्ड। लिविंग को अब हम आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, लिविंग क्या है? तो आप बोल दोगे सर लिविंग वही है जो चल रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, लाभ लाभ, तो वो लिविंग हो गया। लेकिन कुछ साइंस ने कुछ क्राइटेरिया, ये वो कहते हैं जो साइंस नहीं जानते, कि जो हाथ पैर हिला रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मर रहा है, कट रहा है, वो लिविंग है, अदरवाइज सब नॉन लिविंग है। लेकिन साइंस वेल प्रूफ मांगता है कि आपको एक प्रूफ चाहिए। इसीलिए जो साइंस का डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि एक वेल मैनर में एक आपके पास एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक डेफिनेशन होनी चाहिए, या हिंदी में बोलते हैं परिभाषा होनी चाहिए। इतना अगर आपने देख लिया हो तो आगे रफ करूं। टर्म बस इतने में से हमको कुछ नहीं याद रखना है, ये सब कुछ नहीं याद रखना है दुनिया भर का। एक ही ये याद रखना है, थियोफ्रेस्टस, क्योंकि दिमाग से निकल जाता है हमारे कभी कभी। और एक ये जो आपके लिए मे भी नया हो या पुराना हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ नया हमने रामबाण नहीं बता दिया, लेमार्क एंड ट्रेविनेरस। रफ करो इसको, चलो। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लिविंग। अब इसका एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम कि लिविंग क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो हम पता करेंगे। देखो बहुत छोटा सा लेक्चर है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एक आध क्वेश्चन, लेकिन हाँ नीट में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है। और वो कहाँ से आता है मैं बताऊंगा आपको। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है, 4 लाइन उठा के दे देगा एनसीईआरटी से, सॉरी। और उसके बाद आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिविंग सिस्टम, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लॉ ऑफ लॉ। तो आपको सेंटेंस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग की कुछ क्राइटेरिया है। जैसे पहला क्राइटेरिया जो आपके एनसीईआरटी में दिया, एकदम डिक्टो एनसीईआरटी तो बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में लिविंग का क्राइटेरिया दिया है वो है मेरे लाल ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। दूसरा जो दिया है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या है मेरे भैया? रिप्रोडक्शन। पहला क्या है? ग्रोथ। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्शन। जो तीसरा है वो क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो चौथा है वो क्या है, या हम कह सकते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये सब नाम आप बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बताने की जरूरत नहीं है। और जो पांचवा है मेरे भाई वो क्या है? कॉन्शियसनेस। पांचवा क्या है? कॉन्शियसनेस। ये पांचों क्राइटेरिया आपके एनसीईआरटी में भली बात दी गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ग्रोथ की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले? ग्रोथ की। लिविंग में सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे हम? ग्रोथ को, फिर रिप्रोडक्शन को, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, फिर मेटाबॉलिज्म को, फिर कॉन्शियसनेस को। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, फिर हम पहुंचेंगे डायरेक्ट कहां पे? टैक्सोनॉमी पे। तब यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको लगता है यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? टैक्सोनॉमी, आर्डर, फाइलम, किंगडम एंड सो ऑन, जो भी है आपका एक समरी दिया आपके एनसीईआरटी में। आपको समझ में नहीं आता किसके किसके बीच में रिजेंबल कैरेक्टर होता है, कौन ज्यादा नियर कैरेक्टर शो करता है, कौन सो फॉर कैरेक्टर शो करता है, वो सब अच्छे से समझा दूंगा, एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? ग्रोथ की। इसको रफ कर दूं, आप लिख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आएगा ही वापस से। देखो ग्रोथ का सिंपल सा मतलब क्या है? इंक्रीज इन साइज।
ग्रोथ का सिंपल सा फंडा क्या होता है? इंक्रीज इन साइज। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इंक्रीज इन साइज प्लस नंबर ऑफ सेल। सेल का नंबर ग्रो करे और सेल की साइज ग्रो करे, दिस इज कॉल्ड क्या? ग्रोथ। अब ग्रोथ के दो फैक्टर होते हैं, या ग्रोथ दो टाइप से होती है। एक तो होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, ध्यान से समझना। दूसरा क्या होता है? इंटरनल ग्रोथ। पहला क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ। दूसरा क्या होता है? इंटरनल ग्रोथ। जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स में। किस में होती है? नॉन लिविंग थिंग्स में। बाकी जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो किस में होती है? लिविंग थिंग्स में। मतलब अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ग्रोथ कोई जरूरी नहीं है कि लिविंग ही हो या जो लिविंग है उसमें ग्रोथ हो। हमने क्योंकि लिख दिया एक फैक्टर एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स, और यहां मैंने लिखा इंटरनल ग्रोथ लिविंग थिंग्स, मतलब ये दोनों में हो रहा है। नॉन लिविंग में भी हो रहा है, लिविंग में भी हो रहा है। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि ग्रोथ कोई डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग थिंग्स का। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने सैंड देखा है? सैंड ट्यून देखा है ना? ये देखो, ये ऐसे ग्रोथ होती रहती है, एक के ऊपर एक आंधी चलती रहती है, तो एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बनती चली जाती है। या तो हम मान लेते हैं कि ये डस्टर है, हालांकि डस्टर तो नहीं है, एसी का रिमोट है ये। अब इसको हम कुछ दिन के लिए एज इट इज रख देंगे ना, तो इसमें डस्ट के पार्टिकल आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ये भी जब हम मेजर करेंगे तो उसको ग्रोथ में मेजर करेंगे। लेकिन ये कैसी ग्रोथ है? एक्सटर्नल ग्रोथ है, जो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर नहीं है, बट ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ हो रही है ना? ठीक है। फिर दूसरा आता है क्या? इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ क्या है? हमारा लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है। ये किसका कैरेक्टर है? लिविंग थिंग्स। बोले तो क्या? ये सपोज दैट मोटू है, या हम कह सकते हैं कोई भी है, अभी पतलू है मान लो, अभी ये पतलू है, बेचारा एकदम पतला सा है, अभी खाया पिया थोड़ा। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अंदर बाहर से बड़ा होगा, जिसमें इंटरनल ग्रोथ होती है, सेल बढ़ते हैं, मसल्स बढ़ती है, साइज बढ़ती है। ये यहाँ से ऐसे हो गया। ऐसा नहीं है कि बस इसका एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया बाकी इंटरनली छोटा है, हाथ पैर बड़ा हो गया, पूरी बॉडी के एक साथ सेल और साइज दोनों कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे, उसको हम बोलते हैं क्या? इंटरनल ग्रोथ, जो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है। तो क्या साफ निकल के आया? अगर आपसे कोई वन वर्ड में पूछता है, स्टार पॉइंट ये है आपका, वो सब तो कहानी थी इसके बारे में, कोई आपको वन वर्ड में पूछता है कि डज ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स, तो आपका आंसर होगा नो। क्या होगा? नो, बिकॉज हैविंग सम एक्सेप्शन लाइक डस्ट पार्टिकल्स, आपके एनसीईआरटी की लाइन है ये, डस्ट पार्टिकल्स accumulate on the surface of material, on the surface of material माउंटेन बिल्डर्स आल्सो ग्रो। रॉक, चट्टान, आप देखते हो कि दिन पे दिन बढ़ते चले जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि उस पर एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं। इसी वजह से ग्रोथ जो है हमारा वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में लिखा है कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स हैविंग सम एक्सेप्शन लाइक माउंटेन बिल्डर्स एंड क्या? डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। आई होप क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा? बस यही था, ग्रोथ में यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ग्रोथ में। आपको लगता है इससे ज्यादा है तो जानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। हाँ, इसलिए बता दिया एक्सटर्नल इंटरनल, क्योंकि कभी कभी वो फंसा देता है। नॉन लिविंग थिंग्स एक्सटर्नल ग्रोथ करके दे देता है या इंटरनल ग्रोथ, दोनों बोथ करके दे देता है, तो आपको एक्सेप्शन ढूंढना है। ठीक है, हम सेकेंड पॉइंट पे चले, रिप्रोडक्शन पे। चलो रिप्रोडक्शन पे चलते। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, हम देखते कंप्लीट क्या क्या किए हैं, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले तो हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, पहला कंप्लीट हो चुका हमारा। दूसरा क्या हो चुका? ग्रोथ कंप्लीट हो चुका। ठीक है, हम तीसरे पे आ गए हैं जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है मेरे लाल, चलो
देखते हैं हम क्या, रिप्रोडक्शन। बहुत इजी है, आपको पता होगा, बहुत देर से सुनते चले आ रहे होंगे आप लोग। बस थोड़ा सा एक दो एक्सेप्शन है वो बता देता हूं मैं। रिप्रोडक्शन, चलो री मीन्स क्या होता है, देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। री मीन्स होता है क्या, अगेन एंड अगेन। ध्यान से समझना, री मीन्स अगेन। प्रोडक्शन मीन्स क्या, फॉर्मेशन। प्रोडक्शन मीन्स क्या मेरे लाल, फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग। सिंपल सी बात है, ऑफस्प्रिंग ही फॉर्म करेगा ना, अपने जैसी संतान पैदा करेगा ना, कि दूसरे की संतान पैदा कर दोगे। कोई सेम स्पीसीज से इंडिविजुअल स्पीसीज से मेटिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ह्यूमन से ह्यूमन ही बनेगा ना, कि कुछ और बना दोगे, वो आप लोग बना सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, आने वाले दिनों में। री मीन्स क्या, अगेन। प्रोडक्शन मीन्स क्या, फॉर्मेशन, किसका, ऑफस्प्रिंग का। मतलब प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग अगेन एंड अगेन। हमारी लाइफ कैसे कंटिन्यूअस है, अगेन एंड अगेन हमारी ऑफस्प्रिंग बन रही है, हम किसी और के बच्चे हैं, हमारे बच्चे होंगे, फिर हमारे बच्चे के बच्चे होंगे, एंड लॉब लॉब, मतलब ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलती रहेगी। यही बाद में पता चला कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन आ जाएगा, धीरे धीरे वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स क्या, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। अब रिप्रोडक्शन भी दो टाइप से होता है मेरे लाल, आप सब सुन के बैठे होंगे। एक का नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे का नाम क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक का नाम क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे का नाम क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, जिसमें ये हो गया आपका मेल का सिंबल, ये हो गया आपका फीमेल का सिंबल, जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट हो। बोले तो क्या, एन, और ये क्या हो गया, एन। इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू फॉर्म डायप्लॉइड नंबर ऑफ जाइगोट। मतलब क्या, मेल और फीमेल के फ्यूजन को, मिलने को, मेटिंग की प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन को, या हम कह सकते हैं मेटिंग की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका मतलब कि जो दुनिया में है, लिविंग है, वो पक्का फर्टिलाइजेशन से बना होगा। मैं भी बोल रहा हूँ हाँ, पक्का फर्टिलाइजेशन से बना है, बट बायोलॉजी इज एक्सेप्शनल सब्जेक्ट। बायोलॉजी हमेशा एक्सेप्शन से भरा है, बायोलॉजी और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही दो तो एक्सेप्शन है इस दुनिया में, अदरवाइज सबका सिलेक्शन हो जाता। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका जस्ट अपोजिट। गैमेट का रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे, गैमेट का रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं है। अब देखो यहां पे क्या एक्सेप्शन है आपका, देखो हम एनसीईआरटी में लिखा है जो कि लाइकवाइज ग्रोथ, ध्यान से मेरी बात सुनना, लाइकवाइज ग्रोथ रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। Likewise growth, reproduction is not a defining property of living things। मतलब रिप्रोडक्शन में भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन मैं यहां लिख रहा हूं। अब बस आपको यही याद रखना है। दो ही एक्सेप्शन आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, एक तो दिया है क्या, म्यूल। अब बोलोगे म्यूल क्या होता है, म्यूल का मतलब होता है खच्चर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका, वर्कर बी। अब कुछ लोग बोलते हैं हनी बी, नहीं मेरे भाई, वर्कर बी, क्योंकि जो हनी बी की वैरायटी है वो 3 है, इसमें 3 वैरायटी आती है। मैं तीनों का नाम आपको यहां बता देता हूं, वहां नहीं लिखता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। वर्कर बी, देखो एक तो होती है क्वीन, रानी मधुमक्खी जिसको हम बोलते हैं, दूसरा होता है वर्कर, वर्कर बी, और तीसरा होता है आपका खतरनाक ड्रोन, हमला करता है जो करके। तो ये क्या हो गया आपका, वर्कर बी। वर्कर बी जो होती है मेरे लाल, वो होती है क्या, स्टेराइल। अब ये कैसे स्टेराइल होती है वो नेचर जाने, ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं म्यूल के बारे में आपको बता सकता हूं थोड़ा सा। किसके बारे में, म्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर सकता हूं। जो म्यूल होता है वो कैसे बनता है, म्यूल कैसे बनता है, कोई समझा सकता है मुझे, म्यूल कैसे बनता है। फीमेल हॉर्स कि मेल हॉर्स, नहीं गधे, फीमेल हॉर्स और क्या,
मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के हाइब्रिडाइजेशन से या हाइब्रिड से जो स्पीसीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूल। मींस म्यूल क्या है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड होने का मतलब क्या है? स्टेराइल है। मींस ये जिंदा तो है, ऐसा तो नहीं कि म्यूल मर गया, म्यूल को लाइफ सर्वाइव करने की हुकूमत खत्म हो गई, आप उसको खत्म कर दोगे। नहीं भैया, तुम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हारी काबिलियत नहीं है जिंदा रहने की, तो फिर भी जिंदा है। मींस रिप्रोडक्शन ना करने के बावजूद भी म्यूल सर्वाइव कर रहा है नेचर में। इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको 2 एक्सेप्शन याद रखे हैं, ये आपके एनसीईआरटी में एक्सेप्शन दिए हुए हैं। आई होप समझ में आ गया रहेगा। अब देखो यहां हमको क्या क्या याद रखना है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग हैविंग सम सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने जैसे ही संतान पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। कुछ सिमिलरिटी हो, 100% तो मैच नहीं करते ना, कि अपने पापा को 100% गए हो, मम्मी को 100% गए हो। सम सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हो करना, कुछ डिसिमिलर कैरेक्टर्स हो करना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम डिटेल में देखेंगे, बस थोड़ा सा बता। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हैप्लॉइड नंबर ऑफ फीमेल क्रोमोसोम फ्यूज टू फॉर्म डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट के बाद हमारा जो, अब हम इसके एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन में क्या है हमारा? म्यूल है एंड वर्कर भी है। वर्कर भी के बारे में पता नहीं कैसे स्टाइल, आई डोंट नो, कोई नहीं जानता क्या है, नेचर ने क्या क्रिएट किया मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, म्यूल के बारे में क्या है कि म्यूल को हम लोग क्योंकि हाइब्रिड कराते हैं। अरे आप पढ़ोगे यार, सिंपल सी बात है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आप पढ़ोगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, या आप पढ़ोगे इकोलॉजी में, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग दुनिया भर की ब्रीडिंग्स आती है, उसमें आप पढ़ोगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या? स्टेराइल कंडीशन में होना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? रिप्रोडक्शन के बारे में 2 एक्सेप्शन हो गया आपका, म्यूल एंड क्या? वर्कर भी। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया फिलहाल। बचा आपका क्या? रिप्रोडक्शन के बाद हमारी हेडिंग क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं रफ कर दूं, एक बार आप देख लो, उसके बाद मैं रफ कर दूं इसको। चलो आगे बढ़े। ये भी हो गया आपका। बचा आपका क्या? चौथा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल का अरेंजमेंट। बस सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कैसे हम सेल को अरेंजमेंट करते हैं वही हमको देखना है। थोड़ा सा बहुत सिंपल सा टॉपिक है यार, एकदम चिंदी वाला टॉपिक है। ये सब तो पढ़ाने की बात नहीं, लेकिन अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पढ़ाता ही ना, छोड़ देता कि चलो यार आप लोग तो कर लोगे, होशियार हो सब। अब कुछ लोग तो पक भी रहे होंगे, मरते हैं ये चैप्टर पढ़ने के लिए, क्या पढ़ूं, मर जाते हैं कि नहीं नहीं स्किप कर दो। लेकिन एक क्वेश्चन आता है तो बोलते सर ये चैप्टर से कुछ हो ये तो गलत हो गया। तो ऐसे ही गलत होता है क्योंकि आप हमेशा छोटी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो, बाद में आपके लिए लंबा लंबा घाव दे के चली जाती है। हाँ, लंबा लंबा घाव दे के जाती है ना, गलत सेंस तो तुरंत पकड़ते हो तुम लोग। चलो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, यूनिसेलुलर, ठीक है। सेकेंड वन इज क्या? मल्टी सेलुलर। अब यहां भी अगर मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने का मतलब जैसे एग्जाम में पूछता है वैसे बताऊं? चलो वैसे बताता हूं। यूनिसेलुलर और क्या? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में कौन आता है? बोलो यार गधा, ह्यूमन आता है, ठीक है। बात फिर आती किसकी? यूनिसेलुलर की। अब देखो इसमें 2 चीजें होती हैं। जो ये हमारा मल्टी सेलुलर है, पहले इसको देख लेते हैं। एक तो ग्रोथ है और एक क्या है? रिप्रोडक्शन। एक ग्रोथ है, एक क्या है? रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे समझा रहा हूं। एक तो ग्रोथ है, दूसरा क्या है? रिप्रोडक्शन। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये दोनों सेपरेट प्रोसेस है। आप बोलोगे सर ये क्या बता दिया आप, या जो भी बोलो आप, सर बोलो चाहे जो बोलो, सर आप ये क्या पढ़ा दिया? ग्रोथ भी, ग्रोथ रिप्रोडक्शन वो तो फिनिश कर दी, अभी यहाँ बीच में आपने घुसेड़ दिया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेपरेट प्रोसेस है।
या तो सिर्फ बॉडी ग्रोथ करेगी एक टाइम पे, या तो एक टाइम पे रिप्रोडक्शन करेगी। अब ऐसा नहीं कि चलने थे ग्रोथ करे करके आ गए रिप्रोडक्शन, चलने थे ग्रोथ किए और करके आ गए रिप्रोडक्शन, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल है लेकिन ये मल्टी सेलुलर में नहीं है। यही मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की खास बात है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की खास बात यही है कि मल्टी सेलुलर में जो होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेपरेट होते हैं। एक बार में ग्रोथ होगा फिर आपको रिप्रोडक्शन करना होगा तो करना, लेकिन यही यूनिसेलुलर में एक साथ होता है। मान लो ये कोई सेल है छोटू सा, चंदू मंदू जो भी नाम है इस सेल का। अब ये सेल क्या किया, माइटोसिस के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब ये सेल क्या करता है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको नाम दे दिया ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, इसको नाम दे दिए क्या, ऑर्गेनिज्म सेकेंड। इसको नाम दे दिया ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, इसको नाम दे दिया ऑर्गेनिज्म सेकेंड। अब देखो ग्रोथ भी हुआ, नंबर भी बढ़ गया। मीन्स क्या, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों एक साथ होता है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में होता है, या हम कह सकते हैं क्या, टुगेदर, या कह सकते हैं हम साथ साथ हैं। बात समझे क्या, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में अब समझ में आया क्या होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में मेरे लाल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेपरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि चले थे आंख बनवाने कान बनवा के चले आए, जो काम करने गए थे वही करके आओगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा काम करने गए हो। ग्रोथ करने गए थे तो ग्रोथ ही किए, ये करने गए तो ये करके आए। लेकिन इसमें क्या करने गए थे ये और करके आ गए, ये तो हम लोग नहीं है। ये क्या है, हमारा मेन फीचर है। तो मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेपरेट प्रोसेस होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या, कंबाइंड प्रोसेस होती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता कि चले थे ग्रोथ करने करके चले आए रिप्रोडक्शन, बस यही है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बात समझे। फिर आपका आता है क्या, नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद मेटाबॉलिज्म। इसको रफ कर दूं, हाँ ये लिविंग फीचर है। अभी लोग बोले सर ये तो बता ही नहीं रहे, अरे इसमें क्या, जिसके अंदर सेल है वही तो लिविंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग है। अब बोलेगे सर वायरस, वायरस क्या है, अभी वायरस आने वाला है हमारा मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि वायरस क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के बॉर्डर पे रखा गया वायरस को। बैक्टीरिया को नहीं, बैक्टीरिया लिविंग है, लेकिन वायरस को हम क्या करते हैं, वायरस का नाम सुनते ही हालत खराब है ना, सबकी हालत खराब है इस टाइम पे, आपकी नहीं। तो वायरस जो है हमारा वो लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे रखा गया है, किसी एक की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसको देख लो, फिर हम फटाफट आगे देखते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, रफ करूं, ओके। चलो देख लेते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। सिंपल सी बात है यार, मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत पढ़ते चले आ रहे हो तुम लोग, अभी क्लास 11th में पहुंच गए, यहाँ नीट दे रहे हो, ये सब नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, या तो जिंदा रहोगे तो क्या कर सकते हो जिंदा रह के। 1 मिनट में थोड़ा रफ लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा ही रफ लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखना भी चाहिए ना, राइटिंग नहीं सही है, थोड़ा सा देखना राइटिंग। और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड या तो ऐड होकर बड़ा हुआ हो या तो सबस्ट्रेट होकर छोटा हुआ हो, कोई केमिकल कंपाउंड है या तो बड़ा हो या तो छोटा हो, वो मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म कैसे बनते हैं देखो, एक हमने क्या लिया रिएक्शन P + Q = R, ध्यान से समझना। एक हमने क्या लिया R = P + Q, समझा। अगर अब भी नहीं समझा तो एक छोटा सा ये सेल लिया, कंपाउंड लिया, एक छोटा सा ये कंपाउंड लिया, बनाया इससे क्या, जब दोनों मिलेंगे तो बड़े बनेंगे ना, गधे, ये बड़ा बन गया। अभी बोलोगे सर ये दोनों से तो छोटा है, लो भाई बड़ा बना दिया। दो छोटे कंपाउंड मिलके बड़ा कंपाउंड बना रहे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अरे बड़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा,
फॉर्मेशन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और कौन सा मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म ना, एनाबॉलिज्म बोलते हैं गधो। क्या बोलते हैं हम? एनाबॉलिज्म। दो सिंपल थे, अरे ये सिंपल है कि ये सिंपल है, अभी ये अलग अलग थे, एक बाल्टी में एक पानी इधर रखा है इधर, और एक पूरा रख दिया इधर, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इधर डाला है, इसने पूरा डाल दिया, तो किसको आइसोलेट करने में सिंपल, इसको आइसोलेट करने में होगा, ये तो बड़ा बन गया ना, अब इसको आइसोलेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई। ए यार नहीं समझा, अब समझा? दो सिंपल से एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एक कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ू सा है, इसको मैंने दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बना प्यू एक बना क्यू, देखो छोटा हो गया। मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनना, मतलब मेरे लाल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, अरे हाँ ना बोल, ये कॉम्प्लेक्स है, ये किस में बन गया? सिंपल में बन गया। जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बना तो एनाबॉलिज्म, अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है तो कैटाबॉलिज्म। इसमें इतना क्या तोप मारने वाली बात? अरे हाँ ना बोल यार, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म समझा क्या? पक्का ना? बस यही है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। रिएक्शन सब में होता है, ऐसा नहीं कि एक पतीले में भी रख दोगे ना, दो कंपाउंड मिला के वहां भी रिएक्शन हो जाएगा, तो मतलब वो लिविंग नहीं है। ये मत सोच लेना कि एक पतीले में रख दिया मिला के रिएक्शन तो रिएक्शन हो गया, सर ने समझा दिया मैंने समझा दिया तो हो गया काम, वो रिएक्शन नहीं है। एक्चुअली ये रिएक्शन है, जिससे मतलब जब तक बॉडी में एंजाइमेटिक प्रोसेस नहीं होगी, अरे हमारे बॉडी में फैट कार्बोहाइड्रेट सब पड़े हैं ना भाई, अंदर सब पड़े हैं ना, तो सब रिएक्शन करते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है। लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर क्या हो गया? एक तो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चौथा क्या हो गया? हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, विदाउट एनी एक्सेप्शन। याद रखना, मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर होगा वो लिविंग है। अब एक बाल्टी पानी में तुम कितना भी डाल दो एसिड, कितना भी डाल दो बेस, कोई रिएक्शन नहीं देने वाला है। बाल्टी कोई रिएक्शन देगी क्या? तुम्हारे अंदर फैट बढ़ा देंगे तो सारा रिएक्शन निकल जाएगा बाहर, वो दिखने लगता है रिएक्शन, पेट से शर्ट से बाहर झांकने लगता है रिएक्शन फैट का, दुनिया भर की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। बात गई भेजे में, वापस से बोलूं, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये दोनों में एक्सेप्शन है गधे, ग्रोथ में एक्सेप्शन है, रिप्रोडक्शन में भी एक्सेप्शन है। अभी लिख दूंगा समरी बना के। यहां तक समझे? मेटाबॉलिज्म हो गया। आज का लास्ट पॉइंट जो बचा हमारा, वो बचा कॉन्शियसनेस। क्या बचा? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? सेल्फ रिस्पॉन्ड। आप सिंपल सी बात बताओ, सेल्फ रिस्पॉन्ड करते कोई आए आपको और ये झापड़ मार के निकल जाए, या कोई आए और आपकी वाली को लेके निकल जाए, तो क्या सोचोगे? रिस्पॉन्स दोगे कि बस बैठ के यार कुछ हुआ ही नहीं मुझे, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक दो दिन फ़र्क पड़ता है फिर नहीं पड़ता, है ना? सेल्फ कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अगर कोई आपको यहाँ टच किया, अब इसको मैं कितना भी मारूं, ये तो रिएक्शन देने वाला है नहीं, लेकिन अपने आप को मारूं तो मैं खुद ही अपने आप को रिएक्शन दे लूँगा, अरे यार ये मार दिया, बस हो गया काम खत्म। सेल्फ रिस्पॉन्स करना या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कोई आपको टच करे आप रिस्पॉन्स कर दो, इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस से एक सीन याद आया मुझे कोमा पेशेंट का। कोमा पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियस तो होता नहीं है यार, अगर वो कॉन्शियस होता तो कोमा में क्यों जाता? तो एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है, शायद मैंने ध्यान से नहीं देखा है, एनसीईआरटी मेरे पास है भी नहीं मैं देख लेता। जो कॉन्शियसनेस होता है वो लिविंग की प्रॉपर्टी में आता है, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, सेल का अरेंजमेंट है कॉन्शियसनेस। क्योंकि बायोलॉजी एक्सेप्शनल है, कोई कोमा में गया है तो उसकी चांस ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, लेकिन है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख कोमा में गए हैं तो 1 लाख की डेथ हो जाएगी, या वापस से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, या शॉक देने पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो मैंने क्या किया? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब जो कोमा के पेशेंट होते हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एनसीईआरटी में कि डज कोमा पेशेंट इज लिविंग थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, तो आपको देना होगा क्या? लिविंग थिंग्स, क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, सारे रिएक्शंस चलते हैं। इसी वजह से कॉन्शियसनेस भी हमारा क्या है? लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है विदाउट एनी एक्सेप्शन।
बात समझे? हमने 5 प्रॉपर्टी बताई आपको, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। अब इसमें से फटाफट देख लेते हैं एक बार। ये समझा आपको ना पक्का? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म नहीं समझा रहेगा तो वापस से वीडियो बैक करके देख लेना। अब देखो क्या क्या है। ग्रोथ में 2 एक्सेप्शन, ग्रोथ में 2 एक्सेप्शन। एक तो हो गया आपका क्या, सैंड पार्टिकल्स, ये हो गया आपका एक्सेप्शन। एक सेकेंड, ग्रोथ में 2 एक्सेप्शन, एक तो सैंड पार्टिकल्स, दूसरा क्या, माउंटेन बिल्डर्स, जो एनसीईआरटी में दिया है मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्शन में भी 2। अगर कुछ नहीं याद कर सकते हो तो इतना तो याद कर ही सकते हो, अगर कहानी छोड़ के आप 2 मिनट पढ़ना चाहते हो तो क्रैश कोर्स टाइप का। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका, म्यूल प्लस वर्कर बी, ये दोनों क्या है, हाँ, वर्कर बी के साथ साथ एक एनसीईआरटी में एक और नाम दिया है जिसको बोलते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। क्या, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। आप सुनते रहेंगे ना कि हजारों लोग ऐसे पड़े हैं जो कभी बाप बनने का सुख नहीं पूरा हो सकता। ओहो, इनकी शादी को 15 साल हो गए लेकिन ये पापा नहीं बन पाए या बाप नहीं बन पाए, हो सकता है उनमें से आप भी हो कभी, तो सब कुछ देख लेना। तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी आते हैं। 3 एक्सेप्शन आपके एनसीईआरटी में दिया है। इन दोनों में एक्सेप्शन है, बाकी जो बचे किसी में एक्सेप्शन नहीं है, बस बात खत्म। इन दोनों में ही एक्सेप्शन है, बाकी जो आपके 3 बचे हैं। तीसरा क्या है आपका, मेटाबॉलिज्म। अरे यार, एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा। वो चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे वो कॉन्शियसनेस हो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका आज क्या, लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई और बोलता है कि सर नहीं और भी लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है, थर्मोरेगुलेशन है, हीट स्ट्रोक है, हाइपोथर्मिया है, तो मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार ऐसे ध्यान लगा के सुन लो बस। एक होता है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन में 2 चीजें होती है। एडॉप्टेशन का मतलब होता है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेना, कि जिस इन्वायरमेंट में हमको रहना है उसमें हम रह लेते हैं। अब एडॉप्टेशन 2 टाइप से होते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन होता है, सिंपल सी बात है यार, ये है कहीं कहीं लोग पढ़ा भी देते हैं लेकिन आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है मेरी जान। एक तो लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन होता है, एक शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन होता है। अब सर लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन क्या होता है, जो गया हो गया, डायनासोर नहीं अडॉप्ट कर पाया तो चला गया सराउंडिंग को। फिर आता है शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन, थोड़े समय के लिए अडॉप्ट किया, फिर जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ फिर वहां से यहाँ आ गया। जैसे आपको एक टाइम के लिए सर्दी, जैसे आप कहीं गए शॉर्ट टाइम के लिए, जेब में पैसा हुआ, शिमला चले गए, पैसा खत्म, शिमला से वापस चला है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप ठंडी में गए थे, फिर चले आए। अब आप शिमला गए, शिमला ही रह गए, मतलब समझ रहे हैं ना, जिसके गए उसी के हो गए। तो हो गया लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन, और एक होता है शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन। ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब दिए गए। अब हीट स्ट्रोक एंड थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन में 2 होता है, हाइपोथर्मिया एंड हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब क्या, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या, घट जाना, वो भी लिविंग थिंग्स का फीचर है। तो इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता, जो एनसीईआरटी में दिया है वही पॉइंट मैंने डिस्कस किए, एंड आई होप आपको समझा रहेगा। अगर नहीं समझता है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा पहला लेक्चर, फिर उसके हिसाब से स्पीड कैसी है। अगर स्पीड तेज हो तो आप 1.5 या उसके ऊपर नीचे जो भी होता होगा कर लेना, और देख लेना। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं वीडियो में इशू दिखता है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, तभी हम अपने आप को सुधार पाएंगे। थैंक यू। देखते रहिए वन अकेडमी स्मार्ट लर्निंग क्लासेस। बाय बाय।